Now we'll study the morphologic evolution of tubercle. तो इन्फेक्शन ऑफ टिश्यू विथ ट्यूबरकल, जैसे मतलब कोई भी टिश्यू में ट्यूबरकल बेसिलाई का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, तो इन इवेंट्स का हम सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं. तो जब भी ट्यूबरकल, तो इसको एक हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा पिग के अंदर. तो ट्यूबरकल बेसिलाई को सबसे पहले हमने इंजेक्ट किया, तो क्या क्या होगा. पहले लॉज हो जाएंगे जो पल्मोनरी कैपिलरीज में जाके लॉज हो जाएंगे, और फिर इनिशियल रिस्पॉन्स आएगा न्यूट्रोफिल्स का, जो कि रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देंगे ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, लॉज हुए, देन न्यूट्रोफिल्स का इनिशियल रिस्पॉन्स आया, डिस्ट्रॉय कर दिया ऑर्गेनिज्म को. लगभग 12 घंटे के बाद प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन होगा बाय द मैक्रोफेज. ठीक है, और ये इन्फिल्ट्रेशन मैक्रोफेज से क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ट्यूबरकल बेसिलाई अब उनको कोट कर दिया गया है. तो हम फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में पढ़ेंगे कि ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया है उसको अपन कोई कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से टेस्टी बन जाते हैं. ठीक है, मतलब बेसिकली वो फैगोसाइटोसिस के लिए रेडी हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कोटिंग होती है. तो 12 घंटे के बाद प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन होता है मैक्रोफेज का, और ये क्यों होता है, क्योंकि कोटिंग हो गई होती है ट्यूबरकल बेसिलाई की विद सीरम कॉम्प्लीमेंट फैक्टर C2A एंड C3B. ठीक है, ये ऑप्शंस की तरह काम करते हैं. उसके बाद क्या हुआ, चलो ये हो गया, मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन भी हो गया. इसके बाद जो मैक्रोफेजेस हैं दे फैगोसाइट द ट्यूबरकल बेसिलाई. ठीक है, इधर उसको किल कर देंगे या खुद मर जाएंगे. ठीक है, तो मैक्रोफेज फैगोसाइट कर लेंगे, या तो बैक्टीरिया को अकेले किल करेंगे या खुद भी मर जाएंगे. और जो दूसरा वाला केस है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल्स का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल है, इसमें एंटी माइकोबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स है, और इसके साथ ही साथ ये इंक्रीज सिंथेसिस कराते हैं साइटोकाइंस की, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इन सब का कराएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा मैक्रोफेजेस का प्रोलिफरेशन होगा. ठीक है, लोकली एज वेल एज इंक्रीज रिक्रूटमेंट फ्रॉम द ब्लड मोनोसाइट, वहां से भी मोनोसाइट्स का वो ज्यादा होगा. ठीक है, इसके अंदर जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स. एज अ पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जो टी सेल्स होते हैं और जो बी सेल्स होते हैं एक्टिवेट हो गए. ठीक है, अब एक्टिवेटेड CD4 टी सेल जो हैं ये और रिलीज कराते हैं साइटोकाइंस का, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2. और ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये रेगुलेट कराते हैं और डिटरमाइन कराते हैं होस्ट रिस्पॉन्स बाय इन्फिल्ट्रेटिंग मैक्रोफेज मोनोसाइट एंड डेवलप द सेल मेडिएटेड डिले टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, तो होस्ट बॉडी रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स की तरह टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हुए, उन्होंने साइटोकाइंस का रिलीज कराया. ठीक है, अब 2-3 दिन के बाद क्या होगा, ये जो मैक्रोफेज है इनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इम्यून मैकेनिज्म. ठीक है, इम्यून मैकेनिज्म को कुछ हुआ जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए मैक्रोफेज में. और जो साइटोप्लाज्म है ये मैक्रोफेजेस का पेल हो जाएगा, ज्यादा इओसिनोफिलिक हो जाएगा. ठीक है, जो न्यूक्लियाई है इसका, ये वाले चेंजेस को अच्छे से ध्यान से सुनना. क्या हो रहा है, जो हमारा मैक्रोफेज है उसमें 2-3 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन कुछ चेंजेस आएंगे. उसका साइटोप्लाज्म पेल हो जाएगा, इओसिनोफिलिक हो जाएगा, उसका न्यूक्लिया इलोंगेटेड हो जाएगा, वस्कुलर हो जाएगा. और ये जो मॉडिफाइड मैक्रोफेज हैं ये एपिथेलियल सेल को रिजेंबल करने लगेंगे. इस स्टेज पे हम इसको एपिथेलॉइड सेल्स बोलते हैं ना, एपिथेलॉइड सेल्स. अब ये जो एपिथेलॉइड सेल है ये एग्रीगेट करते हैं इनटू टाइट क्लस्टर इन द सेंटर ऑफ लेजन. अब जहां भी हमारा लेजन है ट्यूबरक्लोसिस का, उसके सेंटर में ये सारे एपिथेलॉइड सेल्स जो है, मतलब जो मॉडिफाइड मैक्रोफेज हैं, ये वहां पे क्लस्टर फॉर्म कर लेंगे और फॉर्म कर लेंगे ग्रेन्युलोमा. ठीक है, अब रिलीज ऑफ साइटोकाइन इन रिस्पॉन्स टू, अब जो भी CD4+ टी सेल सेंसिटाइड हुए थे उसकी वजह से साइटोकाइन रिलीज होगा. ठीक है, एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ माइकोबैक्टीरिया प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा. तो इन सारी चीजों की वजह से ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो गया. देन आफ्टर क्या होगा, मैक्रोफेज अनेबल टू डिस्ट्रॉय, जो मैक्रोफेज है ये ट्यूबरकल बेसिलाई को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया. दे फ्यूज टुगेदर, जितने भी मैक्रोफेज जिसके अंदर ट्यूबरकल बेसिलाई इज स्टिल लिविंग, वो फ्यूज हो जाएंगे एक साथ, मल्टी न्यूक्लियेट जायंट सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे. ये जो जायंट सेल है ये लैंगरहैंस टाइप का होता है. ठीक है, और लैंगरहैंस का फीचर क्या होता है कि पेरिफेरली अरेंज न्यूक्लिया होता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ हॉर्शू और रिंग. ठीक है, या फिर क्लस्टर्ड होता है 2 पोल्स पे ऑफ द जायंट सेल. तो दिस इज लाइक अनदर टाइप ऑफ जायंट सेल. तो अराउंड द सेंट्रल क्लस्टर ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स. अब यहाँ हम ग्रेनुलोमा का पूरा वो बता रहे हैं कि सेंटर में क्या है, क्लस्टर है एपिथेलॉइड सेल्स का, उसके साथ जायंट सेल्स भी प्रेजेंट है. साइड में है कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट, जोन ऑफ लिम्फोसाइट. ठीक है, प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट है, और फर्दर ये सराउंड होता है बाय द फाइब्रोब्लास्ट. अब एट दिस लेजन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड द हार्ट ट्यूबरकल. इसको हम बोलते हैं हार्ट ट्यूबरकल क्योंकि अभी बीच में नेक्रोसिस नहीं हुआ है. 10 से 14 दिन के बाद जो सेंट्रल सेलुलर मास है उसमें
केजिएशन नेक्रोसिस हो जाएगा एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चीजी अपीयरेंस एंड हाई लिपिड कंटेंट, और इस स्टेज पे हम सॉफ्ट ट्यूबरकल बोलते हैं। ये हॉलमार्क होता है ट्यूबरकुलस लेजन का। द डेवलपमेंट जो हुआ है इस नेक्रोसिस का, इट इज पॉसिबली ड्यू टू द interaction of the mycobacteria with activated T cell CD4+ as well as direct cytotoxicity। माइक्रोस्कोपी में अगर आप देखोगे तो जो केजिएशन नेक्रोसिस है ये स्ट्रक्चरलेस दिखता है, ये एसिडोफिलिक दिखता है, ग्रेन्युलर मटेरियल विद न्यूक्लियर डेब्रिस आपको दिखेगा। फिर जो सॉफ्ट ट्यूबरकल है ये फुल्ली डेवलप्ड ग्रेन्युलोमा है जिसमें केजियस सेंटर भी है, और ये अगर आप इसको स्टेन करोगे ना तो आपको बेसेलाइज दिखेंगे नहीं, लेकिन मार्जिन ऑफ रीसेंट नेक्रोटिक फोकाई के मार्जिन देखो कि वहां आपको दिख सकते हैं। अब ग्रेनुलोमा का फेट क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्म तो हो गया, अब इसका फेट क्या होगा। तो जो या तो ये हो सकता है कि जो केशियस मटेरियल है वो उसका लिक्विफैक्शन हो जाए, वो सराउंडिंग टिश्यू में भी जाके एक्सटेंड हो जाए, डिस्चार्ज करे अपने कंटेंट को ऑन द सरफेस। इसका हम कोल्ड एब्सिस बोलते हैं, इसमें पर्सल्स प्रेजेंट नहीं होते। इन ट्यूबरक्लोसिस टिश्यू लाइक अगर बोन जॉइंट लिम्फ नोड इसका ट्यूबरक्लोसिस है तो जो साइनस ट्रैक्ट्स है वो लाइन हो जाते हैं बाय द ट्यूबरकुलस ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा व्हाट कैन बी द फेट, जो एडजेसेंट ग्रेनुलोमा है वो कोलीज टुगेदर, जो एडजेसेंट ग्रेनुलोमास है वो सारे एक साथ मिल जाएं और एक एनलार्जिंग लेजन फॉर्म कर लें। ठीक है, जिसमें प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस हो रहा हो तो इसको हम फाइब्रोकेशियस ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसके अलावा अगर ग्रेनुलोमा एक फाइब्रस टिश्यू में इनक्लोज हो जाए, कैल्शियम सेल्स उस पर डिपॉजिट हो जाए इन द केशियस मटेरियल, तो इसको हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ट्यूबरकल। यहाँ पे हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया, मैक्रोफेज के ने इसे इनगल्फ कर लिया, देन आफ्टर मैक्रोफेज का एक्टिवेशन हुआ, CD+T4 सेल ने उसको एक्टिवेट किया, एपिथेलॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, देन उन एपिथेलॉइड सेल ने ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन किया। देयर यू कैन सी द हार्ड ट्यूबरकल और यहाँ पे हमें सॉफ्ट ट्यूबरकल भी दिख रहा है।